बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक और मैं हूं मुनीफ फारूक। इल्ज़ामात कोई नई बात नहीं है, ख़ास तौर पर जब से पीडीएम का धड़न तख्ता हुआ है, ये कहना गलत नहीं होगा, तब से इल्ज़ामात लग रहे हैं, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी की जानिब से मुस्लिम लीग नून या मौलाना फजल रहमान साहब पे, और लाइकवाइज अगर आप देखा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या मौलाना फजल रहमान साहब इल्ज़ाम लगाते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे। लेकिन ये इल्ज़ामात एक तरह की नौइयत के थे, लेकिन अब इनके अंदर एक नई जहत आई है जिसका इजहार मौलाना फजल रहमान साहब ने सलीम साफी साहब को एक इंटरव्यू देते हुए कहा। मौलाना साहब ने क्या कहा उसकी तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि मौलाना साहब ने पहली दफा ये ऐलान कर दिया है कि कोई ऐसी डील, कोई ऐसी ऑफर थी जो कि कोई मौलाना साहब के पास भी लेकर आया था, यानी पीडीएम के पास लेकर आया था, और फिर वही डील पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास आई थी और पीपल्स पार्टी ने वो डील एक्सेप्ट कर ली। आज ही के प्रोग्राम में इस हवाले से बात होगी कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब ने यह फैसला कर लिया है वाकई कि वो इस साल पाकिस्तान आ रहे हैं, और क्या ये दावा दुरुस्त है कि जिन्होंने बाहर भिजवाया था वही मियां साहब को वापस लेकर आएंगे, और वो चाह रहे हैं कि मियां साहब वापस आएं, खुदा के लिए आ जाएं, इस मुल्क को अगर ठीक करना है। क्या ये बात वाकई दुरुस्त है या महज सियासी बयानबाजी? अपने मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। जनाब सदाकत अली भाई साहब लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, एमएनए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, यूजुअली इस्लामाबाद में होते हैं, हल्का भी इस्लामाबाद के पास है, लेकिन अब्बासी साहब अपने हल्के की बेहतरी के लिए इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं और पता नहीं क्या करने गए हैं, वो हम पूछ लेंगे प्रोग्राम के दौरान। लेकिन ज़रूरी है कि उनकी हल्के की तरक्की ज़रूर हो। नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा हैं, सूबाई वजीर हैं सिंध के, लोकल गवर्नमेंट के और रूरल डेवलपमेंट के। बहुत शुक्रिया शाह जी आपका भी। लेकिन आगाज़ अगर मौलाना फजल रहमान साहब की उन ताबड़तोड़ हमलों से किया जाए जो कि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे और ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पर किए हैं, तो कुछ गलत नहीं होगा, आउट ऑफ प्लेस नहीं होगा। मौलाना साहब सलीम साफी साहब को क्या कह रहे थे, जरा सुनिए। इतना माहौल बन गया था, पीडीएम उसको कैश नहीं कर सकी, ये नाअहली नहीं तो है। उसमें तो जाहिर है जी कि जब आपके बीच में मीर जाफर उठेंगे तो कुछ फर्क तो पड़ेगा। कौन? पीपल्स पार्टी और जो भी, हाँ, आप नाम क्यों लेते हैं, इसमें काफ़ी रखें जी, लोग बड़े होशियार हैं, समझ जाते हैं जी। अच्छा, लोग बड़े होशियार समझ जाते हैं, तो लोग ये भी समझ गए, आप भी समझ गए हैं। एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में कौन खेला है, पीटीआई का ब्रैकेट कौन हुआ है। हम तो वो सियासत नहीं करेंगे कि जिसमें बिलावल हुए, बिलावल हुआ है। वो कहते थे कि मेरी बात मानी जाती तो आज ये हुकूमत ना होती, ना अब इस्तीफे हुए। हुकूमत भी होती, लेकिन वो तब्दीली एस्टेब्लिशमेंट की होती, हमारी ना होती। तो आप क्योंकि ये जो ऑफर उनके पास आए हैं वो ऑफर हमारे पास भी आए हैं, हमने नहीं माने जी। उस वक्त अगर हम उनके बशमूल इस्तीफा देते थे तो आज इलेक्शन भी हो चुके होते और ये गवर्नमेंट भी ना रहती। पीडीएम की सफ़ों में मीर जाफर मीर सादिक थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बकौल मौलाना फजल रहमान साहब के इस्टेब्लिशमेंट के हाथों में खेले हैं। नासिर हुसैन शाह साहब, हुकूमत को तो वैसे क्या पीपल्स पार्टी, क्या मुस्लिम लीग नून, क्या मौलाना साहब, या अगर मैं ये कहूँ कि पूरी पीडीएम ने इतना कंफर्टेबल कर दिया है कि वो तो यकीन मानिए टॉक शोज में भी आके चाय पीते हैं, सुकून करते हैं, ज़्यादा रौला या जिसे कहते हैं खप, वो ऑपोजिशन की डली हुई होती है। लेकिन ज़रा डील बता ही दें फिर लोगों को, शाह जी, के कौन सी डील थी जो आपने एक्सेप्ट कर ली और मौलाना साहब ने इनकार कर दिया था, और क्या वाकई बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कुछ खेल गए या किसी के हाथों में खेल गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखें, ये इल्ज़ामात और क्या इनको मैं मज़ीद तो कुछ नहीं कह सकता। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है मौलाना फजल रहमान साहब, मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन ये तो अवाम ने, पाकिस्तान के लोगों ने फ़ैसला करना है कि मीर जाफ़र मीर सादिक कौन है। और अगर कोई डील हुई, किसी से कोई बात हुई, अगर मौलाना साहब को इल्म में है तो मौलाना साहब बता दें। कुछ लोग तो अब भी ये कहते हैं कि वो एक जो मार्च किया गया था, जो धरना दिया गया था, वो 3 दिन में क्यों ख़त्म हुआ? आया वो किसी डील का हिस्सा था या किसी का कोई मैसेज था? वो भी मेरे काबिल एहतराम मौलाना साहब जरा बता दें। मौलाना साहब कहते हैं उनके साथ वादा किया गया था, बाद में वादे से इनराफ हो गया, कुछ हो गया। परवेज इलाही साहब मौजूद है रिकॉर्ड पे। मैं देखें, इसका मकसद ये है कि ये इस तरह की डीलें
इस तरह के मैसेज जिनको आते हैं वो तो खुद हैं। ये हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी इस पर यकीन नहीं रखती। हमने जो चीज़, जो स्टेप्स चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लिए थे या इन्हें कहे थे, उन पर अमल करते हुए तो पीडीएम कामयाबी की तरफ गामजन थी। मैं दोबारा दोहरा देता हूं, बहुत सारे प्रोग्रामों में कह चुका हूं कि पीपल्स पार्टी ने एपीसी बुलाई, जिसकी वजह से पीडीएम वजूद में आई। उन्हीं के कहने पे ये जो इस्तीफ़ों का ऑप्शन बता रहे हैं, जिसको बहुत ज़्यादा इशू हाईलाइट किया जाता है, ये एक ऑप्शन था आखिरी। और अगर आप वो पूरे देखें, जो उसमें मंदरजात हैं जो लिखे हुए हैं, कि उसमें आईनी तरीक़ेकार लिखा हुआ है कि आईनी तरीके से हुकूमत को हटाया जाएगा। आईनी तरीक़ेकार क्या होता है? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है। और उसकी कामयाबी, सर सुन लें, उसकी कामयाबी हमने साबित कर दी। पीडीएम की सब जमायतों ने मिलकर उनका कैंडिडेट यूसुफ रजा गिलानी, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है प्राइम मिनिस्टर साहब की, वहां पे कामयाब हुआ। प्राइम मिनिस्टर साहब के कैंडिडेट को शिकस्त हुई। अब तो हम जा रहे थे उसी तरफ कि जहां पे हमें कामयाबी होती। तो आपको याद होगा कि 26 मार्च को मार्च शुरू होना था, जिसको फिर मशरूत कर दिया गया इस्तीफों के साथ। हम तो तैयारी कर रहे थे सिंध में, निसार खोड़ो हमारे सदर जो हैं सिंध के, दीगर लोग, डिविजनल मीटिंग है, डिस्ट्रिक्ट मीटिंग, पूरी तैयारी। और फिर वो उसको कह दिया गया कि जी मार्च नहीं करते और इसको जब तक इस्तीफे नहीं दिए जाते। अब अगर चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि भाई अगर इस्तीफे ऐसे ही हैं तो आप क्यों नहीं दे देते अगर उनका कोई असर पड़ता है? आर्गुमेंट अपनी जगह दुरुस्त है, आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर ठीक है। आप इसे यकसर मुस्तरद कर रहे हैं, कोई डील नहीं हुई, और मौलाना साहब कहते हैं जी डील ऑफर हुई थी, मौलाना साहब को भी हुई थी। नहीं, बिल्कुल ऐसी बात। ठीक है, पीडीएम के बड़े जिम्मेदार ओहदेदार, मैं कहूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो मरकजी रहनुमा हैं, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, ये बात आज मौलाना फजल रहमान साहब ने सलीम साहब को कही है, ये डील वाली बात, और वो मतलब इस तरह की बात अलेज करते हैं। और आपके बहुत से ऐसे कोलीग्स हैं आपकी अपनी जमात में भी जो ये कहते हैं जी पीपल्स पार्टी ने हमारे साथ हाथ कर दिया, देखिए जी उन्होंने कोई हमारे साथ गेम कर दी है। मौलाना साहब ने तो कहा डील कर ली है। आप बहसियत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक जिम्मेदार ओहदेदार के आप भी ये समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। देखिए, मैं बहसियत एक सियासी कारकुन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर के, और उसके साथ साथ एक डॉक्टर होने की हैसियत से आपको समझा देता हूँ। अच्छा। कि जो बीमारी होती है ना, वो पस पर्दा होती है, उसकी अलामात कुछ और होती हैं। मसलन बुखार है, ये एक अलामत है, ठीक है। उसके पीछे बीमारी, गला ख़राब हो सकता है, कोई और इन्फेक्शन हो सकती है, पेट की खराबी, चेस्ट की खराबी, बेशुमार बीमारियाँ ऐसी हैं जिनकी अलामत बुखार की शक्ल में आती है। अच्छा। तो जब आपको कोई अलामत हो, उसकी बुनियाद पर आप सोचते हैं कि इसके पीछे कोई बीमारी है, फिर उसका डायग्नोसिस होता है कि क्या बीमारी है। अब पीडीएम जिस रफ्तार से जा रहा था और जो खलबली हुकूमती सफ़ों में मची हुई थी, अच्छा, और अवाम भी ये सोच रहे थे कि बहुत जल्द हमारी इस कठपुतली हुकूमत से पीडीएम निजात दिला देगी, उस मौके पे पीडीएम से दो जमातों का चले जाना और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एनपी का, ये एक ऐसी अलामत है, जैसे बुखार मैंने कहा एक अलामत है, कि जिसके पीछे देखने की ज़रूरत है कि क्यों एक मजबूत इत्तेहाद में दरार डाली गई। अब 6 महीने हो गए, आप पहुंच गए उस डायग्नोसिस तक? देखिए, मौलाना तो शायद पहुंच गए। मौलाना साहब तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। अच्छा। हम जरा अभी जूनियर डॉक्टर हैं। अच्छा। तो उनके डायग्नोसिस को मैं चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप कनकर कर रहे हैं उनके डायग्नोसिस। अगर मैं इसको इस तरह लूँगा कि अगर ये दरार ना पड़ती, पीडीएम मुतहद रहता, आप यकीन करें कि अवाम की जो उमंगों की तर्जुमानी थी वो पीडीएम कर रहा था। ठीक है। और मुझे बिल्कुल, ये मैं आपको पूरी यानी वसूख से बता रहा हूँ कि हुकूमती जो मेंबरान असेंबली हैं, ज़ाहिर है हमारी घबराए हुए थे। डॉक्टर साहब गवर्नमेंट जा रही है कि 30 को जा रहे हैं, फलाने तारीख जा रहे हैं, उससे पहले पीडीएम फॉल फ्लैट होना शुरू हो गई थी। ये तो पीपल्स पार्टी और आपका स्प्लिट बाद में हुआ, उससे पहले जितने दावे थे गिलगित बल्तिस्तान इस बात के ऊपर हो रहा था कि लॉन्ग मार्च हो, उसकी क्या निटी-ग्रिटीज़ हों, तफसीलात क्या हों, प्लस लॉन्ग मार्च से पहले इस्तीफे होने चाहिए, उसका क्या इम्पैक्ट होगा गवर्नमेंट को घर भेजने के हवाले से, इनके ऊपर गुफ्तगू हो रही थी ना, माहौल ये बना हुआ था। लेकिन उस वक्त आपकी जो मोमेंटम था वो पीक पे था। अब देखें, जब ये स्प्लिट हुआ, जब जो कि अनफॉर्चुनेट है पीडीएम में, उसके बाद हुआ क्या, जो आपने अभी अपनी गुफ्तगू में कहा, हुआ ये कि आज हर प्रोग्राम में
आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नुमाइंदगान हैं, तर्जुमान हैं, वो आपको खुशियों के शादियाने बजाते हुए नजर आते हैं। वो तो आप एक्नॉलेज करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हर प्रोग्राम में उन्हें एक पतली गली से निकलने का मौका मिल जाता है। बिल्कुल, वो और ऑपोजिशन की नाअहली की वजह से तमाम तर नालायकियां, नाअहलियां जो बदरजा उत्तम मौजूद हैं। अच्छा, और दिन ब दिन नालायकियां और नाअहलियां आपको नजर आ रही हैं, ये एक्सपोज हो रहे हैं कि ये इंतहाई नालायक लोग हैं, चोर हैं, करप्ट हैं, लेकिन उसके बावजूद उस तरफ कोई मौजूद गुफ्तगू बनी नहीं रही। ये बात एक्सपोज ना तो टॉक शो में बात करता है, ना कोई एंकर हुकूमत ज्यादा की एक्सपोज तो बात इस करता वक्त है। ऑपोजिशन है। मौलाना साहब ने तो कहा जी ऑफर थी, डील थी, सब कुछ था जी, हमें भी ऑफर हुई। अब आप मुझे बताएं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त सबसे बड़ी ऑपोजिशन जमात है, पीडीएम के अंदर सरगर्म है। आपको पता है क्या ऑफर किसी ने की थी, क्या ऑफर थी जो मौलाना साहब कह रहे हैं पीपल्स पार्टी ने ले ली, हमने नहीं ली थी? देखिए, मौलाना साहब ने जो बात की है, मैंने कहा कि मैं उनसे इख्तलाफ तो नहीं कर सकता या ना कर रहा हूँ। आपकी अपनी तशखीस क्या है मुस्लिम लीग नून की कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी क्यों अलहदा हुई? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर अलग हुई है, जो कि नहीं होना चाहिए, तो उसके पीछे कुछ असबाब होंगे। ठीक है, शायद कुछ उन्हें फ़वाइद उसके हासिल हुए हों। अच्छा, ये हो सकता है, ऐन मुमकिन है, जो बज़ाहिर चंद नज़र भी आ रहे हैं। लेकिन मैं तो बिलूम बात कर रहा हूँ। मैं आज भी कोई ऐसा बयान नहीं देना चाह रहा जिससे अपोजिशन में मज़ीद फासले पैदा हो। अभी आपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बयान सुनाए, जी जी, मैं कहूँगा कि ये अफसोसनाक है, इसलिए कि जितना अपोजिशन की सफ़ों में फासला बढ़ेगा, जितनी दरार ज़्यादा होगी, इतना इस कठपुतली हुकूमत को फ़ायदा होगा। बट एक ये बात कहना कि जनाब एक दूसरे को आप इस हद तक चले जाएं कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच जाएं, आप पीपल्स पार्टी मैं समझता हूं कि ये मुनासिब नहीं है। इल्जाम लगाते हैं जी कि उनको कोई, या चलें आप कहते हैं एलेज करते हैं, या आप सोचते हैं कि उनको कोई फायदा हुआ होगा। मौलाना साहब ने कहा जी एस्टैब्लिशमेंट के हाथों में खेल गए, ये मौलाना साहब फरमा रहे हैं। खुर्शीद शाह साहब अभी भी जेल में हैं, जमानत कोई नहीं हो रही जी। जरदारी साहब के केसेस हैं जी, आ रहे हैं जा रहे हैं। जमानतें यहाँ किसकी हो रही हैं? आपके लोगों की हो रही हैं। शहबाज साहब बाहर हैं, बाहर आ गए, ठीक है, केसेस ज़रूर हैं, चल रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब इस वक्त एज वी स्पीक बाहर हैं, और पीपल्स पार्टी ये समझती है कि वो किसी खास अरेंजमेंट के तहत और एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट के तहत बाहर है। पीपल्स पार्टी ने क्या फ़ायदा हासिल कर लिया? मैंने दोबारा आपको मैं ये कहूँगा कि मैं किसी ऐसी डिबेट में बिल्कुल नहीं जाऊँगा कि जिससे जमातों के अंदर मजीद तफरीक पैदा हो। ऑलरेडी जितनी पड़ गई है उतनी ज़्यादा उतनी काफ़ी है, ठीक है। मैं उसमें अपना कोई हिस्सा नहीं डालना चाहता ठीक है कि जनाब ये पीपल्स पार्टी ये फ़ायदा ले गई और फलाना ये फ़ायदा ले गया। अगर अपोजिशन इकट्ठी होगी, तो आप मौलाना के बयान से डिसोसिएट कर रहे हैं खुद को कि मैं कुछ भी नहीं कहता, या आप कहते हैं कि मैं एग्री करता हूँ? मौलाना नहीं, मौलाना साहब पीडीएम के सरबराह हैं, मौलाना साहब अपनी उनकी एक इंडिपेंडेंट जमात है, मैं उन्हें मैं एंडोर्स करने की पोजीशन में उन्हें डिसएग्री कर रहा हूँ। पीपल्स, लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये कहूँगा कि कल अभी पीडीएम की जो मरकजी हमारी मजलिस आमला है उसका इजलास हो रहा है, मजीद स्ट्रेटजी बनेगी और हम कोई कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बनेगी। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि अब तो वो वक्त ही गुजर गया, आपके सीनियर रहनुमा आपकी जमात के, वो कहते नहीं अब वक्त गुजर गया, गवर्नमेंट इतनी कंफर्टेबल है, उन्होंने साढ़े को टिक दी। नहीं, कंफर्टेबल गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं है। रोजाना की बुनियादों के ऊपर जो गवर्नमेंट लगेगी तो आपको यही जो उनके तर्जुमान है वो तो आपको खुशियों के शादियाने बजाते हुए नजर आएंगे। उसकी बकायदा तनख्वाह ख्वाजा आसिफ साहब को काम है उनका वो। सर सुन लो ख्वाजा आसिफ साहब, ख्वाजा आसिफ साहब क्या फरमा रहे हैं, सुनिए। पीडीएम दोबारा इकट्ठी हो भी जाए तो आप क्योंकि हल्के की सियासत को समझते हैं, आपको लगता है जो 6-8 महीने पहले सूरत हाल थी वो रह गई है? पीडीएम का आप कोई चांस रह गया है कि वो हुकूमत को गिरा सके? और हुकूमत की आप उस लो पर खड़ी है, आपके ख्याल में हुकूमत ने वहां से काफी रिकवर नहीं कर लिया है, अवाम की नजर में अपना परसेप्शन बेहतर नहीं कर लिया? आपकी बात दुरुस्त है कि वो उस वक्त जो हालात थे वो अब हालात नहीं है। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। सो पीडीएम ने ट्रेन मिस कर दिया। ख्वाजा आसिफ साहब तो ये कह रहे हैं जी कि हालात बहुत बदल गए हैं। आपने बाय द वे सॉरी वही बात की है जो मैंने आपके प्रोग्राम में की है कि उस वक्त हालात ऐसे थे कि आप एक बेहतरीन ज़रबकारी लगा सकते थे, पर अब असल सहूलतकार कौन है हुकूमत का? आप हैं या पीपल्स पार्टी? जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है। असल सहूलतकार आप किसे कहेंगे फिर हुकूमत का? बड़ी सिंपल सी बात है, वो कहते हैं आप, बिलावल साहब कहते हैं आप स्ट्राइक कर रही है पीडीएम जी जी, और पीडीएम की 11 में से 9 जमातें एक तरफ खड़ी हैं, 2 जमातें निकली हैं, तो फिर आप बेहतर समझ सकते हैं कि अच्छा अब्बासी साहब जरा थोड़ा इन्हें सिंप्लीफाई कर दो। आपका सबसे बड़ा सहूलतकार कौन है? शाह जी हैं या डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब और मौलाना फजल रहमान साहब हैं? ये आपके सहूलतकार हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं। तो मैंने कहा जिसको असल में बेनिफिट हुआ है बकौल मौलाना साहब के, जिसके लिए डील की गई है, उन्हीं से पूछ लिया जाए। तो भाई साहब बता दें आपको असल फायदा किसने पहुंचाया है?
मुनीब साहब, डॉक्टर तारिक फजल साहब ने हेल्थ की एग्जांपल दे के आपको समझाने की कोशिश की। मैं थोड़ी सी क्रिकेट की एग्जांपल दे के समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा इंतखाबी निशान बल्ला था। बिल्कुल ठीक। जब कभी भी हम मैच हारते होते थे ना, तो बॉलर्स कहते थे बैट्समैन की वजह से आ रहे हैं, बैट्समैन कहते थे बॉलिंग ठीक नहीं हुई, वो कहते थे फील्डर्स ने फील्डिंग नहीं की, कभी कैच छुटे। ये होता है जब कोई टीम हार जाए तो उसके हीले बहाने और ये फिंगर पॉइंटिंग जो हो रही है, इसके पीछे वजह यह है कि इन्होंने कहा था कि ये जनाब लॉन्ग मार्च करेंगे, लाहौर का जलसा नाकाम हुआ, लॉन्ग मार्च फेल हुआ, इस्तीफे दे नहीं सके, इस्तीफे जो दो दिए थे वो वापस ले लिए, सेनेट का इलेक्शन का बॉयकॉट करेंगे, नहीं कर सके, ज़िमनी इलेक्शन का बॉयकॉट, पे दर पे इनको शिकस्तें जब हुई हैं। उसकी वजह यह है कि एक तो इमरान खान साहब का कद काट सियासी इतना है कि उनके मुकाबले में ये सारे बच्चे हैं, और ये सबको पता है कि बच्चे हैं, इनके वालदैन की सियासत थी, ये मुकाबला नहीं कर सके। दूसरा, इमरान खान की मकबूलियत है जो इनको पता है इंटरनेशनल लेवल किया, उसके उनका ये मुकाबला नहीं कर पा रहे। उसके अलावा इमरान खान साहब की क्रेडिबिलिटी है और इन पे इल्ज़ामात हैं पूरे पूरे ख़ानदानों पे, लिहाजा ये टकराने के बाद ये अपने आप की शिकस्त मान के ये आगे पीछे खड़े हैं और अपना अपना हिस्सा बचाने के लिए अब ये पीटीआई पे भी तनकीद और एक दूसरे पे भी तनकीद करें, ताकि पीपल्स पार्टी समझती है कि नून लीग पंजाब में बुरा उनका परफॉर्म कर रहे हैं, वो नीचे जा रहे हैं, ये उनका वोट बैंक यानी कैश करें और नंबर 2 पे आएँ। इसी तरह नून लीग भी कोशिश कर रही है कि वो शायद पीपल्स पार्टी पे तनकीद करके अपने वोटर को रिटेन करे। तो ये मुनीब नंबर 2 की लड़ाई है। इन सबको पता है कि 2023 में पीटीआई जीत रही है, लिहाजा हमारे इकट्ठे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये इस अपना अपना हिस्सा बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो इसका सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। जो हारे हुए लोग होते हैं वो ऐसे ही इनकी तरह होते हैं, और जो जीते हुए जैसे आपको लग रहा है कि कॉन्फिडेंस बड़ा जबरदस्त तज्जिया किया है। आप लोग नंबर 2 के लिए लड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं शादी से पूछ लेता हूँ, नंबर 2 की लड़ाई करता हूँ जी कि इमरान खान का सियासी कद काट भी देखें, और दीगर जो जमातें हैं, पीपल्स पार्टी होगी, मुस्लिम लीग नून, उसकी जो लीडरशिप है उनका सियासी कद काट भी देखें। ओ भाईजान, 2.5 दर्जन केसेस हैं, आप केस लड़ेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे डॉक्टर साहब। इमरान खान को छोड़ें ते जनाब दी तमाम हुकूमत कोल जड़ी चूसनी है वो साडे कोल नहीं है, ये मैं मानता हूं। वो पहले आपके वो नहीं, अच्छा लेकिन चूसनी और फीडर पे अगर आ गए हैं तो आप 30 साल फीडर पी के बड़े हुए हैं, ये मानने वाली 30 साल फीडर पी के बड़े हुए हैं। आपका तो जी मैं ये आपको तो पता है घर में हुई है जिसका आप इशारा कर रहे हैं, हमारे पास नहीं है। अच्छा, आप चूसनी और फीडर को ले आए हैं इस डिस्कशन। हमारे पास 22 साल की बच्चे, इसलिए मैंने ये मिसाल दी। लेकिन 22 साल की जद्दोजहद की चूसनी है, क्रिकेट के वर्ल्ड कप की चूसनी है, शौकत खानम की चूसनी है, हमारे पास नमल कॉलेज की है, सराब, और एक बहुत बड़े लीडर की एक करिश्मेटिक शख्सियत की चूसनी है जो आपके पास बंदे दिखाने के लिए लीडरशिप जो है वो मुझे पता है आपकी जो है नहीं, बट ये काबीना के मेंबरान की क्राइटेरिया क्या है अपने प्राइम मिनिस्टर की तारीफ आप फिर ये बात वो कोई कहता है उसकी स्माइल किलर है, आपने उन्हें आज ताना दिया कि उनके पास कोई वो खास फीडर है या चूसनी है, तो ये फीडर या चूसनी वो आप पर इल्जाम लगाते हैं जी कि आपके पास रही है। नहीं, ये आपके लिए नहीं था, वो समझ गए हैं जिन्हें मैंने कहा है। अच्छा, वो रोज चूंकि दूध पीते हैं उस चूसनी से, तो इसलिए वो समझ गए हैं। आप छोड़ें। अच्छा, चलेंगे, आपका मुकदमा नहीं है, स्ट्रेन डिस्कशन है। मैं शादी मुझे सिर्फ ये उस चूसने की बात कर रहे हैं जिससे नून लीग पी के बड़ी हुई है। चलो मानते गए हो ना। नहीं वो मानते, डॉक्टर साहब भी गए। नहीं, आपकी मिसाल है, मैं आसान कर रहा हूँ। हाँ ठीक, मैं तो आसान कर रहा हूँ आपकी बात। बाकी तज्जिया ये है कि हारे हुए आपस में लड़ते हैं, जीते हुए खुशहाल फिरते हैं। अच्छा, आपको हारे हुई हैं ऊपर तले, लिहाजा आपको समझ ही नहीं आ रही। अच्छा शाहजी, ये नंबर 2 की लड़ाई है आपकी और मुस्लिम लीग नून की, क्योंकि अब्बासी साहब तो इतने कंफर्टेबल हैं, वो कहते हैं 2023 में भी वही आएंगे। और ये जो अभी उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब ने खैर ये इस्तेमाल किया कि जो खास जो नर्चर हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या हो रही है, या उसे खास जो सपोर्ट हासिल है वो आजकल उन्हें ही हासिल है, वो मुस्लिम लीग नून को नहीं है। और मौलाना साहब आप पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप भी शायद उसी सपोर्ट के मरहूने मिन्नत आगे जा रहे हैं, या आपने भी कोई डील कर ली है। तो फिर असल बेनिफिट किसने दिया है इनको? और ये नंबर 2 की लड़ाई है आप दोनों की आपस में। जी, एक तो जिस तरह तारिक फजल चौधरी साहब मेरे मोहतरम हैं और वो पॉजिटिव सोच है उनकी, मैं भी वैसे ही सियासी कारकुन हूँ। मैं भी समझता हूँ कि हमें सबको आपस में मिलकर ही इस नायल हुकूमत जो वफाकी है इसका घर भेजना होगा इसको, और उसका तरीक़ेकार बड़ा वजाहत से है, जो आइनी तरीक़ेकार है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइन पर यकीन रखती है और आइनी तरीक़ेकार के लिए हम कामयाबी की तरफ गामजन थे। मीडिया पे सारी चीज़ें मौजूद हैं, डे बाय डे, लम्हा ब लम्हा आपकी रिकॉर्डिंग, हर चीज़ें हैं कि कौन पीछे हटा। मैं उसमें नहीं जाता कि जो कामयाबी की तरफ बढ़ रहे थे उसमें किसने फिर रखना डाला,
2 पार्टीज थी या ज़्यादा थी, क्योंकि मैं भी तारिक भाई की तरह ये समझता हूँ और मुझे यकीन भी है कि हम सब ने मिलकर और ये जदोजहद करनी है। दूसरी बात आ गई नंबर 2 वाली। देखें, नंबर 1 और 2 के लिए जो भी करें, ये जो दावे कर रहे हैं मेरे दोस्त, मेरे मेहरबान अब्बासी साहब, ये तो कहीं भी नज़र नहीं आ रहे। ये तो लोगों को मामू बना के एक दफ़ा आ गए 2018 में, RTS बहादुर की सपोर्ट, और फिर ये जो चूसनी फीडर है, ये तो ये दोनों ही इस पर बता सकते हैं। अच्छा। और जो भी चीज़ें हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें हैं। आने वाला इलेक्शन जो है, जितनी तरक्की की है ना PTI ने, जो बड़े बड़े कारनामे किए हैं, जिस तरह चीनी की कीमत आसमान पर ले गए हैं, आटा आसमान पे ले गए हैं, LNG ऑयल, एक आम आदमी को जितना इन्होंने कहा है कि कब्र में जाके सुकून मिलेगा, ये बड़ी सर, जिस तरह गुर्बत मिटाने के चक्कर में इन्होंने गरीबी मुकाने के आ गए हैं आगे, तो जरूर इनको वो मिलेगा लोगों की तरफ से जो इन्होंने खिदमत की है पाकिस्तान की। जो इस वक्त जो तारीखी बेरोजगारी है, इस वक्त तारीखी महंगाई है और तारीखी गुर्बत है, ये फिर इनको अभी ये अपना जी तो अभी ये इसी में अब आप समझ लें जी कि क्या ये दोबारा आ सकते हैं। इस वक्त हकीकत ये है आपस में शायद बसादत राम बात हो कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हैं, वो कहीं नहीं गए, और हुकूमत कोई माने या ना माने, हुकूमत कंफर्टेबल है। वो इनकी तरक्की का वो जो अमालनामा है या इनकी जो परफॉर्मेंस का अमालनामा है, वो 2 साल बाद आएगा अवाम के सामने। अवाम इन्हें वोट इन करती है दोबारा या वोट आउट कर देती है, इस पर ये तो एक ऐसी चीज़ है जो कि इलेक्शन में ही पता चलेगी। लेकिन देखिए है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए अभी भी लोग ये सवाल करते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब वतन आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। लेकिन आज एक अहम सियासी रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब इसी साल पाकिस्तान आ रहे हैं, और जिन्होंने भेजा था वही उन्हें पाकिस्तान लाना चाहते हैं। यानी अब्बासी साहब लाना चाहते हैं, लेकिन ऐसे नहीं लाना चाहते, किसी और तरीके से लाना चाहते हैं, हाथ जोड़ के लाना चाहते हैं। उस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। साथ देखिए। नैब में पेशी थी मियां जावेद लतीफ साहब की, लेकिन बाहर निकलने के बाद मियां साहब क्या फरमा रहे थे, सुनिए। आपके तवस्सुत से पूरी कौम के सामने कहना चाहता हूँ, नवाज शरीफ फिर आ रहा है, और नवाज शरीफ इसी साल आ रहा है, और नवाज शरीफ को ये 4थी दफा प्राइम मिनिस्टर मुंतखब होने देंगे। और ये भी बात मैं कह दूं कि 2 तरह से नवाज शरीफ को लाया जाने की सोच है। एक तो ये है कि नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तानी कौम को इस भंवर में फंसे हुए देखकर बाहर नहीं रह सकता, वो इस कौम की क़यादत करने के लिए खुद आ रहा है। उनका इलाज मुकम्मल हो चुका है जी। इलाज जो मुकम्मल नहीं भी, मगर जो कौम का इलाज 3 सालों से किया जा रहा है, उसके मदावे के लिए वो ज़रूर आ रहा है। अच्छा, मगर एक और भी हल है। हल ये है कि जिन्होंने उसको नाअहल किया, जिन्होंने उसकी हुकूमत को ख़त्म किया, और 3 सालों के अंदर पाकिस्तान जिस बबर में फंस चुका है, इससे निकालने के लिए निकालने वाले ये समझ रहे हैं कि नवाज शरीफ के अलावा इस बमर से इस पाकिस्तान को कोई निकाल नहीं सकेगा, ये मिन्नत करके लेकर आएंगे। इनफरादी बयान है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ऐलान है, या नो कमेंट्स? देखिए, अगर पार्टी के ऐलान की बात करेंगे, वो ऐलान तो वही होता है जो पार्टी के सदर की तरफ से आता है या पार्टी के तर्जुमान की तरफ से आता है। जो मियां नवाज शरीफ साहब के तर्जुमान हैं और मरियम बीबी के तर्जुमान हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब, पार्टी तर्जुमान हमारी मरियम औरंगज़ेब साहिबा हैं, और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो शहबाज शरीफ साहब हैं। ये तो है पार्टी की ऑफिशियल पॉलिसी और स्टेटमेंट। ठीक है। बाकी ज़ाहिर है मैं आपके प्रोग्राम में कोई बात कर सकता हूँ, हो सकता है किसी और को ना पता हो मेरी मालूमात की बुनियाद क्या है, और इसी तरह मेरा कोई और कुलीग अगर कोई बात करेगा तो उसकी मालूमात की बुनियाद मुझे नहीं पता। लेकिन जो उनकी गुफ्तगू के आप ये कहें कि 80% जो बात है ना, उससे मैं बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि पाकिस्तान जिन मसाइल की दलदल में धंस चुका है, ठीक है जी, उसको निकालने के लिए मियां नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान में होना और जल्द अज जल्द होना ये अज़द ज़रूरी है।
और वो होंगे इंशाल्लाह, जैसे ही उनके इलाज के हवाले से डॉक्टर्स उनको इजाज़त निकाला देंगे। तो अदालत से गया था, मतलब उनको नायल किया गया, अदालत ने नायल किया, फिर नैब कोर्ट से सजा हुई, तो वो कहते हैं निकालने वाले ही उन्हें वापस बनाना चाहते हैं। ये एक असर्शन है जिस तरह गए हैं पाकिस्तान से, और उसमें तो मुतअद्दिद दफ़ा बात हो चुकी है। यही कमेटीज़ जो हुकूमती तर्जुमान आज जो है वो उनके जाने के हवाले से बड़े अपनी तरफ से, जैसे मैंने पहले भी आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि मतलब लो लेवल की अल्फाज या गुफ्तगू करके आप दूसरे की तज़दीक नहीं कर सकते। अच्छा। आप अपना आप बताते हैं कि मैं क्या हूँ, तो वो उनके जाने के हवाले से बड़ी अजीबोगरीब और तज़दीक में गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कमेटीज़ इनकी, डॉक्टर्स इनके, स्पेशलाइजेशन जिन लोगों ने की हुई थी, उन सब ने मियाँ साहब को यहाँ से जाने की इजाज़त दी अदालती हुक्मनामे के बाद वो गए। अगर ये मियाँ जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं तो इसे समझा जाए कि सियासी बयान है उनका, ऐसी कोई आप तक कोई इतला नहीं कि मियाँ साहब रवां साल पाकिस्तान आ रहे हैं। मैंने कहा कि मैंने उनके प्रोग्राम के जो 80% हिस्सा है उस इत्तफाक के हवाले से, लेकिन आप ये नहीं बता रहे वो 80% क्या है, ये उसके अंदर फॉल करता है कि मियाँ साहब इसी साल पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। देखिए इस साल की तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहरहाल गुमान गालिब यही है जो हमारे कुलीग्स में जो एक माहौल है या जो परसेप्शन बन रही है। इंशाल्लाह जल्द अज जल्द और शायद इसी साल पाकिस्तान इंशाल्लाह मियाँ साहब मौजूद हों। भाई साहब भेजा आपने था और बार बार यही कहा जाता है कि जी हुकूमत ने भेजा, अदालत ने इजाज़त दी, हुकूमत ने भेजा जी इंसानी हमदर्दी के बुनियाद पर। गो कि अब आप ये समझते हैं कि सब फ्रॉड हो गया, हमारे साथ 2 नंबरी होगी और मियाँ साहब जाली रिपोर्टें दिखा के चले गए। लेकिन क्योंकि हालात ऐसे हैं, बकौल मियाँ जावेद लतीफ़ साहब के कि जिन्होंने निकाला वही अब बुलाना चाहते हैं, क्योंकि मुल्क के अंदर जो हालात हैं उसका इलाज मियाँ नवाज शरीफ है। तो खातिर जमा रखें, मियाँ साहब आ रहे हैं, आपसे तो मुल्क संभरा नहीं, मियाँ नवाज शरीफ संभाल लेंगे बकौल मियाँ जावेद लतीफ़ के और मुस्लिम लीग नून के। मुनीब, इस तरह की बड़ी बड़ी बातें जब एक निस्बतन छोटे काद के लोग करते हैं तो उसकी एक तो प्लेइंग फॉर द गैलरी होता है कि आज कैपिटल टॉक में ये डिस्कशन हो रही है, और दूसरा शायद वो अपने लोगों को खुश करना चाह रहे होंगे, वरना आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, एक आदमी जो नायल है, सज़ा याफ्ता है, वो मुल्क से बाहर है और वो आएगा, उन्होंने ये नहीं कहा कि वापस लाएंगे, उन्होंने कहा अपने हाथ से चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म भी बनाएंगे। तो इसको मैं क्या कहूँ, मगर मैं कोई अल्फाज मेरे ठीक हो गए तो बात गलत हो जाएगी। ये सिर्फ खुश करने की बात है, और इनका बयानिया क्या है कि ये आइन और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि आइन और कानून की सबसे बड़ी अगर कोई पॉइंट है तो वो अदलिया है, और वो अदलिया का सुप्रीम कोर्ट अगर उनको बुलाती है अदलिया, और वो बंदा यहाँ से भागा हुआ है और वो आता नहीं है और हमें आइन और कानून का सबक पढ़ाता है, खुद सज़ा याफ्ता है और उसके पास कोई इख्तियार नहीं है बतौर एक इंडिविजुअल के वो फैसला करे कि फ़ैसला अदालत का ठीक है या गलत है, उसको अपने आप को सरेंडर करना है और फिर कोई एवेन्यू ढूंढना है। तो आइन और कानून का मजाक मुस्लिम लीग नून ने उड़ाया हुआ है पूरे मुल्क के सामने, और आपको और मुझे ये तकरीरें सुनाते हैं आइन और कानून की। मेरा ख्याल है जावेद लतीफ़ साहब नैब के पेशी में थे, बेचारे परेशान हैं, तो वो कुछ ऐसी उनकी विश लिस्ट में होगा। मुझे तो ऐसी कोई बात नज़र नहीं आ रही कि भेजा हमने था और हम मियाँ नवाज शरीफ इतना वो नायाब तोहफ़ा इस मुल्क के लिए कि हम उनको बुला के वज़ीर आज़म बनाएंगे। अगर उनका इशारा कहीं और है तो मैं इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर क्या जवाब दूँ। मैं तो इसको सिर्फ एक दीवाने का ख्वाब या अपने आप को खुश करने के लिए या जियो न्यूज़ की खबरों में आने के लिए एक बात है। इसकी ग्राउंड पे कोई हैसियत नहीं है, कोई कानूनन इख्तियार नहीं है। एक इंडिविजुअल जो है वो खुद फैसला करे कि फैसला उनके लिए ठीक नहीं है और वो मुल्क से भागा हुआ हो, मफरूर हो, वज़ीर आज़म बन जाए। मुनीब साहब सिर्फ एक छोटा सा सवाल करना है भाई साहब से। जी आप कर लें। उन्होंने अपनी गुफ्तगू के बिल्कुल शुरू में जो जुमला कहा कि छोटे कद के लोग, इनसे पूछें कि ये अपना जावेद लतीफ़ साहब के कद को कितना समझते हैं और इनका अपना कद कितना है। अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल है। मैंने कभी नवाज शरीफ साहब के बारे में कोई बयान नहीं दिया। मैं समझता हूं कि मेरा कद इतना नहीं है कि मैं पार्टी के ब्याह जवाब सुन लें, पार्टी के ब्याह पे बात करूं। आपने अपनी बात में खुद ही जवाब दे दिया। अगर वो मरियम औरंगजेब की तरफ से आता, शहबाज साहब की तरफ से आता, उनके तर्जमानों की तरफ से आता, तो मैं ये समझता ये कद की बात है, ये अपने कद से बड़ी बात है खाली खबरों में आने के लिए। आपने भी मोहतात बात की क्योंकि आपको अपने कद का अंदाज़ा, मैं नहीं कह रहा छोटा बड़ा, मुझे अपने कद का अंदाज़ा है, इसलिए मैं अपनी पार्टी की मर्ज़ी के बगैर कोई नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ यही कह सकता हूँ कि वो मफरूर हैं, वो इश्तिहारी हैं, वो मुजरम हैं, वो उन्होंने कौम को लूटा है। ये नहीं कह सकता कि उनको मैं आने दूंगा कि नहीं आने दूंगा। मेरा मतलब ये है मैंने मियाँ जावेद के कद की बात। आपको जो आखिरी आपने चंद अल्फाज मियाँ नवाज शरीफ के बारे में कहे हैं,
आपके कद का अंदाजा हो गया है मुझे अच्छा, मुझे जवाब मिल गया। नहीं बट एक बात, कुछ बातें मुझे जवाब मिल गया, कुछ बातें पता लग गया कद कितना है इनका। मैं यही जानना चाह रहा था खुद भी और लोगों को भी बताना चाह रहा था इनका कद कितना है, उन्होंने जवाब दे दिया। नहीं बहुत शुक्रिया भाई साहब, आगे चलो। नहीं, कुछ बातें तो फैक्चुअल मुनीब साहब, मुझे भी पता लग गया, लोगों को भी पता लग गया जो मैं बात कर रहा हूँ। मैं इमरान खान साहब के बारे में कोई बात उनसे पूछे बगैर नहीं कर सकता। जो मैंने बातें की हैं मैं दोबारा बार-बार रिपीट करूंगा, ये मेरी पार्टी का मौका है। चले ये को आपका या डॉक्टर तारिक फजल जौहरी साहब के सियासी कद के बारे से तो बात नहीं हो रही थी। मियां जावेद लतीफ साहब पार्टी के एक अहम रुकन है, वो आकर ये बात कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। डेफिनेटली इट मेरिट्स डिस्कशन और ये सवाल होता है क्योंकि हर कोई ये सवाल करता है। ये पीडीएम के फोरम पे भी ये सवाल हुआ, आपको याद होगा जरदारी साहब ने इस बात के हवाले से बात की। स्टेटमेंट मुनीब साहब ठीक है, आपने कैसे करना है भाई कि ही इज एंटाइटल्ड और नॉट एंटाइटल्ड। मैं सिर्फ ये सवाल उनसे इसलिए किया, अगर पार्टी की तरफ से ऑफिशियल आप खुद उसको ऑन नहीं कर रहे, इस तरह की आप खुद 20% को गलत समझ रहे हैं तो क्या बात है? ये है और फलां है, ठीक, ये बात जो है ये मतलब आप सबसे मुनासिब नहीं। मैंने सियासी कद नहीं कहा, मैंने पार्टी में कद काट की बात चले एक पार्टी के। ठीक शाहजी, मुझे एक बात, ये बात डॉक्टर साहब के फोरम पर भी हुई और शायद जरदारी साहब ने भी एक दफा कहा था कि अगर आना है और तहरीक चलानी है, कुछ तब्दीली करनी है और वाकई कुछ इनकलाब लाना है तो पाकिस्तान आना चाहिए, यहाँ बैठ के होना चाहिए, जिस पे बड़ा फिर ले दे हुई। जरदारी साहब को भी थोड़ा सा शायद एहसास हुआ कि उन्होंने भी कुछ सख्त बात कर दी। मरीम नवाज शरीफ साहबा ने इसके ऊपर एतराज़ भी किया था। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब के आए बगैर क्या हुकूमत या पीडीएम के अंदर जितनी भी जान बाकी रह गई है, मुझे ज़ाती तौर पर बैसियत एक आम पाकिस्तानी के बैसियत एक साफ़ी के मुझे तो नहीं लगता कि तारिक फजल चौधरी साहब हों या मौलाना फजल रहमान साहब की जमात हो आप इस हुकूमत का कुछ बिगाड़ सकती है। लेकिन क्या मियां नवाज शरीफ साहब को वतन वापस आ जाना चाहिए, ये एक सवाल है जो मुतअद्दिद दफ़ा किया गया है। और लेकिन PMLN के पास एक ही जवाब होता है कि जी वो सही वक्त पर आएंगे, वो अपना इलाज करवा के आएंगे, जो कि जिसके ऊपर फिर बहुत सारी डिबेट होती है। आपका मौक़िफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आज क्या है इस हवाले से? देखें, सबसे पहले तो हम दुआगू हैं कि मियाँ साहब की सेहत बेहतर हो, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। और फिर ज़ाहिर जब जिस पॉलिटिक्स में हैं तो उनको तो मुल्क में वापस आकर ही अपनी सियासी जदोजहद करनी होगी, तो इसमें कोई हमारे दो राय नहीं है। एक तो उनके लिए दुआगू हैं और दूसरा ज़ाहिर है उनको वापस आके ही इसकी बागडोर जो है वो संभालनी होगी। मुनीब भाई, मैं एक और चीज़ बताऊँ, क्योंकि आज मौलाना साहब मेरे बड़े काबिल एहतराम है, उनका आपने जिक्र किया, सहाफ़ी साहब का जो सारा कुछ है, जिस तरह का इल्ज़ाम लगाया। आप ज़रा एक और सूरत हाल ज़रा देखें, मज़ेदार सूरत हाल। वो ये है कि वैसे तो पीडीएम या मौलाना साहब को अलग चले, पीडीएम से अलहदा उनकी बात कर लें कि वो पीटीआई के बड़े सख्त मुखालिफ हैं, हुकूमत के बहुत सख्त खिलाफ हैं। लेकिन सिंध में अजीब सूरत हाल है कि यहाँ पे उनका अलायंस है, जो यहाँ पे उनकी लोग हैं, जो उनके सदर हैं सूबाई, उनका अलायंस है पीटीआई के लोगों के साथ। वो इलेक्शन लड़ते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। अगर पीटीआई को कोई उम्मीदवार नहीं मिलता, ये बाय इलेक्शन एक में तो खैर से ये जो जीते हुए थे उस पर पीटीआई 6-7वें नंबर पे आई। दूसरा बदीन का इलेक्शन जहाँ पे पीटीआई और जीडीए के बड़े पहलवान, वहां पे जब कोई मद्दे मुकाबिल नहीं आया पीपल्स पार्टी के बाय इलेक्शन में कैंडिडेट के, तो JUIF के कैंडिडेट को खड़ा किया गया और पीटीआई और ये जितनी पार्टीज हैं वो सब साथ होकर उसको सपोर्ट कर रही हैं। यहां पे जो उनके सूबाई सरबराह हैं वो लाड़काना में मीटिंग करते हैं, पीटीआई के जो वफाकी वजीर हैं वो और दीगर लोग सब उसमें शामिल होते हैं। तो ये अब आप बताएं कि इसमें किसको मैं क्या कहूं? मेरे लिए तो सारे काबिल एहतराम है, मौलाना साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब, मेरी बहन जो है मरियम साहिबा, तो हमें तो सबके लिए बहुत इज्जत है। लेकिन ये जरा इस पे तो कभी प्रोग्राम कर लें कि ये क्या है। बिल्कुल ठीक है, ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। बहरहाल ये क्योंकि प्रोग्राम का यहाँ वक्त खत्म हो गया, ये सवाल और ये नैरेटिव अभी अपनी जगह मौजूद है कि हुकूमत को आज अगर किसी ने सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया है, कलेक्टिवली तो अपोजिशन की बहुत सारी नाअहलियाँ हो सकती हैं। हुकूमत की परफॉर्मेंस का ज़ाहिर बात है बैरोमीटर वो यही है कि जब अगला इलेक्शन होगा तो आवाम ने उन्हें दोबारा री इलेक्ट करना है या घर दे भेज देना है, फारग कर देना है। लेकिन क्या ये हुकूमत का कुछ बिगाड़ सकी है या नहीं,
उसका जो रिज़ल्ट है वो ये है कि इमरान खान साहब अभी भी मौजूद हैं अपनी कुर्सी के ऊपर, हुकूमत कंफर्टेबल है, कहीं जा नहीं रही, 2 साल हैं, उसके बाद ही इलेक्शन होना है, बहुत सी बातें हैं। इस सेगमेंट का हम इख्तिताम यहाँ पर करते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आज मुल्क के तमाम वकला ने एहतजाज किया। सुप्रीम कोर्ट में बहुत अरसे बाद ऐसा माहौल था कि जहां मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के सामने कोई भी वकील पेश नहीं हुआ। एक अहम मामला था, उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। एक अहम वाक़या है कि आज जुडिशल कमीशन का इजलास था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उसके अंदर कंसिडर किया जाना था जस्टिस आयशा मलिक साहिबा का नाम, जो कि जज हैं लाहौर हाई कोर्ट की, सीनियरिटी में उनका 4था नंबर है। इस हवाले से जो एहतजाज था वकला बरादरी का वो यही था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से या मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब की जानिब से जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल है उसको कंसिडर करना चाहिए, उसको सामने रखना चाहिए, और इसकी वायलेशन नहीं होनी चाहिए। आज पाकिस्तान की तमाम अदालतों में वकला पेश नहीं हुए। इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज, किसी भी बेंच के सामने आज बहुत अरसे बाद ऐसा माहौल था कि जो वकला हैं वो पेश नहीं हुए। जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ और 8 मेंबरान मौजूद थे, और जो अभी तक आज वो जब नतीजा आया उस इजलास का वो यही था कि उसमें टाई हुआ है, यानी 4 मेंबर्स ने इस बात को, इस प्रपोजल को सपोर्ट किया कि जस्टिस आयशा मलिक साहिबा को एलिवेट किया जाए सुप्रीम कोर्ट के, जबकि 4 ऑनरेबल मेंबर्स ने इसकी मुखालफत की। लिहाजा ये मामला अब कहाँ पर है? क्या दोबारा इसी तरह से जस्टिस साहिबा का नाम दोबारा कंसिडर किया जा सकता है? क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट वो था जो कि पाकिस्तान के अंदर बहुत डिस्कस किया जा रहा था, और उसके ऊपर एक बहुत बड़ी मुस्बत बहस हो रही थी कि क्योंकि ये पहला मौका होगा कि एक खातून जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एलिवेट होंगी, तो एक पाकिस्तान का इमेज उसके अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, और सुप्रीम कोर्ट के इमेज के अंदर बहुत उसको 4 चांद लग जाएंगे। इसको डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर आज़म नज़ीर, आप मेंबर हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के, सीनियर कानूनदान हैं, इस तमाम मामले को बखूबी समझते हैं। तार साहब बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो ये फरमा दीजिए, अब रिजल्ट हमारे सामने आ गया है कि आज तो जुडिशल कमीशन के अंदर 8 मेंबरान थे, क्या दोबारा से जस्टिस आयशा मलिक साहिबा का जो ये उनको एलिवेशन का प्रपोजल था ये दोबारा आ सकता है, या ये वंस एंड फॉर ऑल अब खत्म हो गया है कि दोबारा उनको इस तरह से एलिवेट नहीं किया जा सकता? जी मुनीब, बहुत शुक्रिया। एक तो ये है कि जुडिशल कमीशन वैसे 9 मेंबर्स पे है जो सुप्रीम कोर्ट एलिवेशन के लिए, और जब ये हाई कोर्ट एलिवेशन पे जाता है तो फिर इसमें 4 लोग और ऐड होते हैं जो कि उस मुतलका सूबे के नॉमिनीज होते हैं। आज एक मोअज़्ज़ज़ जज साहब जो थे वो अपने बेगम के इलाज के सिलसिले में यूनाइटेड स्टेट्स में हैं, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब वो नहीं थे, तो इसलिए 8 मेंबर्स ने 4-4 पे टाई करके, आप प्रैक्टिकली तो नहीं कह, कानूनन वो आज डिफीट नहीं हुई है, सिर्फ ये है कि उनकी नॉमिनेशन जो है वो कैरी नहीं हो सकी और उसको मेजॉरिटी वोट से अप्रूवल नहीं मिल सका। दिस इज व्हाट आर्टिकल 175A सेज कि आपने सिंपल मेजॉरिटी से जुडिशल कमीशन ने नॉमिनेशन करना होती है। आज की टाई होने के बाद दोबारा रखा जा सकता है, लेकिन उसमें मुझे जो नजर आ रहा है वो सूरत हाल ये है कि जुडिशल कमीशन में किसी किस्म की तब्दीली जस्टिस गुलजार साहब की रिटायरमेंट तक मुमकिन नहीं है, जो कि अगले साल फरवरी में है, और उसके जो नवे मेंबर हैं वो काजी फायज ईसा साहब है। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा रिजल्ट चेंज हो, एंड इट वुड नॉट बी अ वाइज मूव कि अगर उसे दोबारा फिर 2 महीने 15 दिन 20 दिन में रख दिया जाए। मेरी नजर में वो वाइज मूव नहीं होगी। ठीक, तार साहब ये भी फरमा दीजिएगा इख्तिसार के साथ कि एक आर्गूमेंट ये था कि ये जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल जिसकी बार बार वकला बात करते हैं, जजेस कोई सर्विस कैडर तो है नहीं, कोई सिविल सर्वेंट तो है नहीं, कोई ब्यूरोक्रेट नहीं है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होती है, तो इसमें ये बात कि सीनियरिटी को जहन में रखा जाए हर वक्त, ये शायद ये कॉन्सेप्ट भी पूरी तरह ठीक नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटेंस किसी जज की किसी दूसरे जज से ज़्यादा होना ये ऐन मुमकिन होता है, और चीफ जस्टिस के पास बहुत इख्तियारात हैं इस हवाले से। इसके ऊपर ज़रा डिलिब्रेट कर दीजिएगा अपनी कानूनी इल्म की रोशनी में। जी मुनीब, आपने सही कहा, मैं इसको थोड़ा सा लिंक करूंगा। मैं पहले एक चीज़ ज़रा आज वजाहत कर दूं कि जस्टिस आयशा मलिक साहिबा एक इंतहाई अच्छी जजेस में उनका शुमार होता है, ज़हीन हैं, बड़ी उन्होंने इम्प्रूवमेंट आई है उनके काम में जब से वो एलिवेट हुई हैं, और ये एक अच्छा इजाफा होता अगर वो अपनी टर्न पे आती। तो मैं तो खुद सपोर्ट करता हूँ कि हमें अच्छे जजेस की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली ये जो डिसीजन मेकिंग है कमीशन की,
उसमें कुछ मेरे ख्याल में तरतीब गलत हुई और गलतियां हुई। सीनियरिटी का प्रिंसिपल 100% लागू नहीं होता, आइन में भी नहीं है, लेकिन अल जहाज ट्रस्ट केस में कहा गया वो 5 मेंबर जजमेंट है। उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का केस उससे 6 साल बाद आया, वो भी 5 मेंबर है, जिसमें कहा गया कि जरूरी नहीं है ये। अब जब तक इसको लार्जर बेंच टर्न डाउन नहीं करेगा, समझा ये जाएगा कि सीनियरिटी प्रिंसिपल को फौकियत देनी चाहिए। बीच बीच में हमने खुद बार में सपोर्ट किया, मैं खुद ऑन रिकॉर्ड हूँ, मेरा जो पिछली एलिवेशन थी उस पर वो पाकिस्तान बार काउंसिल में जो मेरा स्टांस था, एक हमारे जनरल हाउस में उसको कोर्ट किया जुडिशल कमीशन ने, और उसको मिनट्स का हिस्सा बनाया गया कि इसको आप डंपिंग ग्राउंड नहीं बनाए और सुप्रीम कोर्ट में काबिल लोग जाने चाहिए। लेकिन मुनीब, अब जो गलती हो रही है ना, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है। बहुत अच्छा होता ये जो एक जेंडर की बात हो रही है, तो अगर एक खातून जज चली जाती, लेकिन पिछली दफा जब जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब की एलिवेशन थी, वो पंजाब से मलिक मंजूर साहब रिटायर हुए थे, जस्टिस मंजूर मलिक साहब जी। क्या ही अच्छा होता कि अगर उस टाइम पे आयशा मलिक साहबा को फ्लोट किया जाता, उनकी नॉमिनेशन कंसिडर की जाती, तो शायद मामला इतने खराब ना होते। सिंध में क्योंकि पारा बड़ा हाई था, वहां के चीफ जस्टिस सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस थे, उनको इग्नोर करके उनके ऊपर 4 जजेस ने कंसेंट नहीं दी थी, उनको इग्नोर करके जब जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब को लाया गया तो ये मामला बड़ा संगीन हो गया। और उसके बाद दूसरी गलती की गई कि चीफ जस्टिस सिंध जो है उन्हें एड हॉक के लिए भेज दिया गया, जो कि सीरियस ज्यादती थी, जिसका उन्होंने ओथ नहीं दिया और वो मामला खत्म हो गया। सीनियरिटी बजा फरमा रहे हैं कि उसको बिल्कुल सिंगल रूल के तौर पे नहीं लेना चाहिए, लेकिन चेरी पिकिंग भी नहीं होनी चाहिए, और जो बार की लड़ाई है वो चेरी पिकिंग पे है। अनफॉर्चुनेटली एक परसेप्शन ये बन गया है कि देखा जाता है कि फलां आदमी को लाएंगे तो फ्यूचर की जो सीनियरिटी है वो कैसी होगी, इंटरसी सीनियरिटी कि कौन सीजेपी बन सकता है, कौन नहीं बन सकता। मेरे ख्याल में ये कंसिडरेशंस अदर देन कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये इदारे को नुकसान पहुंचाती हैं, इदारे का भला नहीं होता। और मुझे दुख है इस बात का कि टाइमिंग ऐसी थी कि हम इस बात से महरूम रहे कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में एक पहली खातून जज आती। हम दुआ गो हैं कि वो अपनी टर्न पे आए और वो इस सदाकत में भी रहें और वो पंजाब को भी लीड करें एक दिन। बहुत शुक्रिया आज़म नज़ीर तारिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस मामले एक अच्छी राय का आना, एक मुस्तनद राय का आना ज़रूरी था। आज का प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर दीजिएगा, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।